हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसे शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करलिंगर बात करते हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग की। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत। जब भी हम बात करते हैं शिक्षण की बात आती है, टीचिंग की बात आती है, तो उसमें कुछ सिद्धांत को फॉलो करते हैं जिससे क्या होता है, हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था करलिंगर। करलिंगर कहते हैं अ थ्योरी ऑफ टीचिंग इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट definitions, propositions which present a systematic teaching by specifying relation among variables with the purpose of explaining and predicting। शिक्षण एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें परस्पर संबंधित संरचनाओं, परिभाषाओं, प्रस्तावों का एक सेट है जो व्याख्या और भविष्यवाणी के उद्देश्य से चरों के बीच संबंधों को निर्दिष्ट करके शिक्षण का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो डेफिनेशन है, या तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात करने ब्रूनर। ब्रूनर ने बड़ी शॉर्ट सी बात कही। उन्होंने कहा शिक्षण क्या है, जनरल मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, इट्स अ जनरल मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है बी ओ स्मिथ। कहते हैं द टीचर हु इज नॉट थ्योरेटिकली ट्रेन्ड विल इंटरप्रेट इवन एंड ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनियस concepts that have come from experiences of the race permeated without model ideas about human behavior। जो शिक्षक सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है, वह घटनाओं और वस्तुओं की व्याख्या उन संचार अवधारणाओं के आधार पर करेगा जो मानव व्यवहार के बारे में मॉडल विचारों के बिना व्याप्त दौड़ के अनुभव से आए हैं। जो भी उसके अनुभव हैं उन, मतलब अगर वो टीचर कोई ट्रेंड नहीं है तो वो कह रहा कि जो उसके जो मानव व्यवहार, इसके अलावा जो उसने मानव जीवन में जो कुछ भी उसने क्या है दैनिक जीवन में देखा हुआ है, उस अनुभवों से ही वो क्या करेगा, विचार जो उसके मन में आएंगे, तो वही हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ टीचिंग है। ये तो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती। अब थोड़ा सा नीड देख लीजिए कि हमें थ्योरीज की क्यों जरूरत पड़ती है। आपको पता ही है कि आप लोग टीचर्स बन रहे हैं, तो आप क्या सीधे टीचर्स बन गए, आपको बीएड का कोर्स करना पड़ा, उसमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ी, तो आप समझ गए होंगे क्यों जरूरत होती है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले गाइडेंस। देखिए गाइडेंस की अगर बात करें तो टीचर्स को अलग अलग जैसे मेथडोलॉजी है, स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइड कौन करेगा, जो टीचिंग थ्योरी होती है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ का विकसित होना। शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों के शिक्षण और सीखने के अंतर्निहित सिद्धांतों के बीच समझने में मदद करते हैं कि अगर बच्चे को हम ऐसे सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चनेयर मेथड यूज करता है या फिर प्रैक्टिकल उसको करवाता है, केस स्टडी करता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे के अंदर, बच्चे को कोई चीज पढ़ाया जा रहा है या कोई चीज, आप कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ाने के लिए, या बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रहा, तो हर एक फील्ड से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप करेगा कौन, थ्योरी, टीचिंग थ्योरीज। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। इसके अलावा ये क्या है, भविष्यवाणी भी कर सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहा होता है, बट आप देखिएगा कि बच्चा उसको समझ ही नहीं पा रहा होता है। हो सकता है बच्चे बीमार हो सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशन ना हो सकता है प्रॉपर वेंटिलेशन ना ठीक हो सकता है उसको कुछ फाइनेंशियल, मतलब जो भी है घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारी चीजें। इसके अलावा टीचिंग की अगर बात करें तो टीचिंग में ये कह रही हूँ कि एक टीचर जो है वो इन टीचिंग थ्योरीज के हेल्प से प्रिडिक्शन कर सकता है कि शिक्षण चर से संबंधित जो भी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं उनकी प्रिडिक्शन वो पहले से ही कर सकता है, ताकि वो इस तरीके की शिक्षण विधियां तैयार करे ताकि जो कि टीचिंग के लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, तो प्रिडिक्शन कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पॉइंट बच्चों, रिफ्लेक्शन, चिंतन। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत
शिक्षकों के बीच चिंतनशील अभ्यास को प्रोत्साहित करती है। देखिए जो टीचिंग थ्योरीज होती है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक चिंतन, व्यक्ति को चिंतनशील बनाती है, और भी ये भी देखेगी कि कहाँ पर मतलब टीचर क्या है सुधार कर सकता है, कौन कौन सी न्यू स्ट्रेटेजी अपना सकता है, किस प्रकार टीचिंग को इफेक्टिव कर सकता है। तो इसके लिए उसे सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके अलावा क्या होगा, जो टीचिंग थ्योरी होती है वो आपको प्रोफेशनली डेवलप करती है। देखिए जैसे आप मान लीजिए आप, ठीक है, आप टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, तो आपने टेक्नीशियन का कोर्स नहीं किया है, तो क्या आप टेक्नीशियन बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो उसी प्रकार कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर कैसे बनता है, जब उसने उस चीज का कोर्स किया, उसका प्रैक्टिकल अनुभव लिया, उसके बारे में पढ़ा है। आप टीचर कैसे बनेंगे, जब तक आपने टीचिंग थ्योरी नहीं पढ़ी है, टीचिंग से रिलेटेड जो भी सिद्धांत होते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वो नहीं पढ़े हैं, तो आप प्रोफेशनली कैसे डेवलप होंगे। तो अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग थ्योरीज का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग टीचिंग थ्योरी से ही हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, और सारी चीजें भी होती हैं जो प्रोफेशनली डेवलप करती हैं, बट इसका भी बहुत योगदान रहता है। ठीक है, मैंने डेफिनेशंस नहीं पढ़ी, उसका रीजन ये है थोड़ा सा वीडियो जल्दी करनी है, और मेन मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाएंगे ये टीचिंग थ्योरीज क्या है। ठीक है, तो अब स्टार्ट हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरीज। कौन कौन सी टीचिंग थ्योरीज है मैं आपको बता दूं बच्चों। तीन टाइप की टीचिंग थ्योरीज हमने पढ़नी है। एक तो फॉर्मल थ्योरीज होती है, जिसे शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत कहते हैं। दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, जिसे कहते हैं शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। और तीसरी होती है बच्चों नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसे शिक्षण का मानक सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत की बात करें, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो एक एक करके मैं इसको पढ़ती हूँ। ये मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसे फिलोसफिकल थ्योरी भी कहते हैं, दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं, औपचारिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हम इसके अंतर्गत हमने पढ़ी चार थ्योरीज। सबसे पहले है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसे शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कहता है कि छात्रों को याद करने, कोई भी टॉपिक है, किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को याद रखने या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, बच्चों को याद करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं ना, तो बच्चे याद करके लाते हैं एक प्रकार से ये। तो म्यूटिक सिद्धांत यही कहता है कि आपने क्या करना है, अगर बच्चों को याद कराना है, रटाना है, वो एक्सप्रेस कर सके, तो सबसे अच्छी टेक्निक है क्या, कौन सी टेक्निक है, प्रश्नोत्तरी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। तो ये थ्योरी कहती है, आपको ध्यान रखना है, म्यूटिक थ्योरी कहती है कि प्रश्नोत्तरी सिद्धांत को इसने महत्व दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इट एम्फेसाइजेस सेल्फ रियलाइजेशन एंड ब्रिंगिंग नॉलेज टू द कॉन्शियस लेवल ऑफ स्टूडेंट। ये कहता है कि ये आत्मबोध और ज्ञान की छात्रों में सचेतन स्तर का लाने पर भी जोर देता है। म्यूटिक थ्योरी याद करने, देखिए एक तो इसने कहा था कि ये याद करने पर भी जोर देता है, इसके अलावा ये क्या है, आत्मबोध की प्राप्ति, मतलब कि मैंने सही किया है, सेल्फ रियलाइजेशन, क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया है। इसके अलावा ये क्यों होगा, मतलब ब्रिंगिंग नॉलेज टू द कॉन्शियस, मतलब वो सचेत हो जाए कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं गलत हूँ, तो इस पे भी जोड़ देता है सिद्धांत। तीसरा है म्यूटिक थ्योरी जो है सोक्रेटिक मेथड जो होती है, सुकराती पद्धति को भी सपोर्ट करता है। दिस इज द सोक्रेटिक मेथड इज इंटीग्रल टू दिस थ्योरी। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी का ये अंग है, कह रहा है सुकराती विधि, जो क्या होता है, ये कहता है कि कहीं ना कहीं अनुवांशिकता भी शिक्षण प्रक्रिया में एक भूमिका निभाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, इफेक्टिव टीचर होते हैं बाई बर्थ, उनको बोलने का, और चाहे वो कोई मतलब उसने अलग से वो नहीं लिया है, अलग से कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन वो उसका बोलना ऐसे है, उसका पढ़ाना ऐसे कि वो एक अच्छे टीचर की विशेषता है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता, अगर उनके फैमिली में और भी लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो गुण बच्चे में भी आ जाता है, उस व्यक्ति में भी आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, इसी में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फॉर्मल थ्योरी में ही सेकेंड थ्योरी है कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसमें शिक्षण का संचार सिद्धांत कहते हैं। तो ये कह रहा है, ये क्या मानता है, ये मानता है कि शिक्षक के पास सारा ज्ञान है। कम्युनिकेशन थ्योरी कहती है सारा का सारा ज्ञान टीचर के पास है, बच्चे के पास अभी कुछ नहीं है। तो अब टीचर का क्या रोल होगा, टीचर का रोल होगा बच्चे के सामने उसको नॉलेज देना, उसको प्रेजेंटेशन करना, उसको समझाना, उसको प्रैक्टिकल करवाना।
हर एक एक चीज टीचर नहीं करनी है। तो कम्युनिकेशन थ्योरी जो है मेनली टीचर पर फोकस करती है। वो कहती है छात्र तो एक खाली स्लेट है और एकदम कोरी स्लेट के समान है, और टीचर ने उसके दिमाग में ज्ञान भरना है, उस खाली स्लेट को, उस कोरी स्लेट को भर देता है। तो कम्युनिकेशन थ्योरी का अर्थ आप समझ गए हैं कि ये मानता है कि बच्चे को क्या है, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है, टीचर को सारा ज्ञान है। जो छात्र है कोरी स्लेट है, एकदम ब्लैंक स्लेट है, उस स्लेट में लिखने का काम, उसको समझाने का काम, सब उसको ज्ञान देने का काम क्या करेगा, टीचर करेगा। तो टीचर का यहाँ पर मेन रोल है, वो टीचरों को क्या करेगा, के सामने कोई भी नॉलेज है उसको प्रस्तुत करेगा, उसको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा, डेमोस्ट्रेट करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग में आई। इसमें इसने मेनली टीचर को फोकस किया। थर्ड थ्योरी है मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण का निर्माण सिद्धांत क्या कहता है? एडवोकेट जो मेनली इसको समर्थन किसने दिया, मोल्डिंग थ्योरी, निर्माण सिद्धांत, मोल्ड करना कहते हैं किसी को, ठीक है। मोल्ड मतलब उस चीज में ढालना, ठीक है, शिक्षण का ढालने वाला सिद्धांत निर्माण सिद्धांत कह रहा। तो इसके समर्थक थे जॉन डीवी, ठीक है। ये कहते हैं कि छात्रों को जैसा आप आकार दोगे ना, जैसा ढालोगे ना, वैसे छात्र हो जाएंगे। यह सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को आकार देने और ढालने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए केंद्रित है। ये कहता है कि टीचर है, टीचर बहुत इफेक्टिव ऐसा व्यक्ति है जो टीचर को, जो बच्चों को जैसा चाहे, उनके बिहेवियर को, उनके नॉलेज को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है, वैसा ढाल सकता है। मतलब टीचर एक मूर्तिकार है, और वो क्या है, छात्रों को अलग अलग आकार की मूर्तियों में बदल सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उनको अच्छा बिहेवियर सिखा सकता है, और चाहे तो उसको नेगेटिव वे में भी ले जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी ये टीचर पर बहुत फोकस करता है। इसने लिखा है, यह मानता है कि मानव व्यक्तित्व को पर्यावरण द्वारा आकार दिया जाता है। ये मानता है कि ह्यूमन को कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अगर उसको डेवलप करना है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर का बड़ा रोल होता है, उसका चरित्र विकास है, उसका व्यवहार है। तो ये मानते हैं इन्वायरमेंट का बहुत फर्क, मतलब फर्क पड़ता है। देखिए हम जिस समाज में रहते हैं, हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी कि जुड़वा बच्चे थे, एक को जंगल में ले जाया गया, एक को एक अच्छे से घर में पाला गया। तो जंगल में जो बच्चा रहा वो जंगली बना, जो घर में रहा उसने सब कुछ सीखे। जबकि देखिए एक प्रकार से देखिए हेरिडिटी सेम थी, ठीक है, हेरिडिटरी करेक्टर सेम थे। तो यही है कि इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। मोल्डिंग थ्योरी कहती है कि जिस प्रकार से आप मोल्ड करोगे, जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा मोल्ड होगा, वैसा ही बच्चा हो जाएगा। तो ये है मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो इसलिए कहता है, टीचर से ये कहता है कि आपको एक अच्छे वे में बच्चे को मोल्ड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड थ्योरी के बाद फोर्थ थ्योरी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण का पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत। तो ये क्या मानता है, ये कहता है कि अगर बच्चे पर ज्ञान सिखाना है ना, बच्चे को कुछ सिखाना है, उसको ज्ञान देना है, तो उससे पूछताछ कीजिए, उससे इंक्वायरी कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा उससे इंक्वायरी करोगे, तो सच्चा ज्ञान तो उसको तभी आना है। तो लिखा है, यह मानता है कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी के बजाय, मतलब उसको, उसके दिमाग में कोई जानकारी डालने की बजाय उससे पूछो, ज्यादा से ज्यादा पूछोगे तो उसके दिमाग में नॉलेज डेवलप होगी। इट एनकरेज अप्लाइंग एफिशिएंट मेथड एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये कह रहा है ये समस्याओं को हल करने के लिए कुशल तरीकों और प्रासंगिक जानकारी को लागू करने को प्रोत्साहित करते हुए है। हम बच्चे से पूछ रहे हैं, मैंने कहा अब मेरी हाथ में, मैंने बच्चे से कहा मेरे हाथ में चोट लग गई, मैं क्या करूं? तो वो ना आपको बहुत अजीब अजीब तरीके, एक अजीब अजीब तरीके से उसको बताएगा कि इसमें, कोई कहेगा मिट्टी डाल लो, कोई कहेगा मैम इसमें टेप लगा लो, कोई कहेगा, बच्चे कहेगा हाथ से दबा लो में। तो आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके ज्ञान का विकास कर रहे हैं, उनका माइंड जो है, माइंड को क्या कर रहे हैं, वास्ट कर रहे हैं, कि वो ताकि खुद समस्या का समाधान करे, खुद परेशानी को वो करे। अगर कोई पेन तोड़ दी, अब मैं बोल रही हूँ कि इसको कैसे सही करना है, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ, उसको ठीक करो, कैसे करना है मुझे बताओ। तो मैं क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ उससे, और बच्चा है उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी तरीके बताएगा, बहुत सारी जानकारी देगा। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी है कि आप जितना इंक्वायरी करेंगे, जितने क्वेश्चन आंसर बच्चे से पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उतना क्या होगा, बच्चे में क्या होता, ज्ञान मतलब ज्ञान डेवलप होगा। नेक्स्ट है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू रिसर्च एंड आर्ट, emphasizing each individual's capacity to discover new knowledge through mutual inquiry। ये कह रहा है, यह सिद्धांत अनुसंधान और कला पर लागू होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की आपसी पूछताछ के माध्यम से नए ज्ञान की खोज करता है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना, मैंने बोला कि ये क्या है, ये
मान लीजिए कोई बॉक्स था, ठीक है, पेन पेंसिल रखने वाला बॉक्स, वो टूट गया, गिरा और टूट गया। मैंने कहा ये टूट गया, अब इसको ठीक करने के तरीके बताइए। इंक्वायरी की, मैंने कहा बताइए कैसे ठीक होगा उसके भी। तो बच्चे ने अलग अलग तरीके बताए, मैम ऐसे चिपका लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, या मैंने कहा इसका ऑल्टरनेट बताओ, ये तो टूट गया, अब मैं कुछ और क्या बना सकती हूँ, किसमें रखूं पेन। तो वो जो बताएगा ना बच्चे, वो ज्ञान की खोज करेगा बच्चा, नए नए तरीके बताए। तो कहीं ना कहीं वो भी जो नॉलेज होगी बच्चों को, वो लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज होती है। कहीं ना कहीं बच्चा रिसर्च कर रहा हो और वो ढूंढेगा कि अगर मुझे पेन बॉक्स बनाना है तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो रिसर्च कर रहा है। तो ये कह रहा है, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी कहती है कि जितनी आप इंक्वायरी करेंगे, पारस्परिक पूछताछ करेंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं रिसर्च करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और उससे जो नॉलेज उसके दिमाग में डेवलप होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, मतलब हमेशा के लिए होगी। आप उसको रटा नहीं रहे उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। आई थिंक ये आपकी जो मैंने पहले फॉर्मल थ्योरी बताई थी, फिलोसफिकल थ्योरी, आपको समझ में आ गई होंगे चारों पॉइंट्स। सिंपल से थे, मैंने ज्यादा ही पढ़ा नहीं, मैंने डेटा कलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इतना देखने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया है ना उसी से पूरी थ्योरी एक्सप्लेन होगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ चीजें और उसमें पढ़ कम रही हूँ, क्योंकि उसमें आपको सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है बच्चों। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, जिसमें शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें भी हमने कुछ थ्योरी पढ़ी, मेनली दो थ्योरी है, इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, ठीक है, ठीक है, और परसेप्शन थ्योरी है। तो इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग मीन्स शिक्षण के जो निर्देशनात्मक सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं, शिक्षण के निर्देशनात्मक निर्देशनात्मक सिद्धांत क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ थ्योरी और हमने पढ़नी है, जैसे गैगनी, ये याद रखना है आपको, ध्यान यही रखना है कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के अंदर हमने पढ़नी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, और इंस्ट्रक्शनल थ्योरी में हमने पढ़नी गैगनी की हिरार्कियल थ्योरी। गैगने ने एक हिरार्की दी थी इंस्ट्रक्शन के लिए, निर्देश देने के लिए। तो इसको कहते हैं गैगने का निर्देशन का पदानुक्रमित सिद्धांत। हिंदी कभी कभी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है, इसने क्या किए, प्रपोज किए थे कुल 6 प्रकार, सॉरी कुल 8 प्रकार की जो शिक्षा है, ठीक है, एजुकेशन है, लर्निंग है। तो 8 प्रकार की लर्निंग को इसने प्रपोज किया था, ठीक है। की पॉइंट बताए थे, जैसे कि सिग्नल, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स है, चेनिंग है, श्रृंखला, मौखिक सहयोग है, एकाधिक भेदभाव है, ठीक है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग है, अवधारणा सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान। तो गैगने की हिरार्कियल थ्योरी जो है इंस्ट्रक्शन की, वो इन 8 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई 5 लर्निंग आउटकम एसोसिएटेड विद दिस विद टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये कह रहा है, इसके अलावा इसने 5 क्या किए, जो सीखने के परिणामों की पहचान के लिए, जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए 5 पॉइंट्स बनाए बताए, जैसे कि वर्बल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज हैं, मोटर स्किल्स हैं, और इसके अलावा एटीट्यूड। तो ये कुछ सीखने के प्रकारों से जुड़े 5 परिणामों की ये पहचान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग द हियरार्कियल स्ट्रक्चर और लर्निंग इवेंट फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, ठीक है। ये जो है वो प्रभावी अनुदेशनात्मक योजना के लिए सीखने की घटनाओं का। तो तो इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो गैगने की थ्योरी है, ये भी बताते हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी पहचान 5 तरीकों से आप कर सकते हैं, मतलब 5 पॉइंट्स इसने बताए थे लर्निंग आउटकम्स के लिए। उसके लिए आप मौखिक जानकारी ले सकते हैं, उसके बच्चे का बौद्धिक विकास, जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो देख सकते हैं, संज्ञानात्मक रणनीति जो होती है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, उसके अकॉर्डिंग मोटर स्किल को जान सकते हैं लर्निंग आउटकम्स में। इसके अलावा एटीट्यूड, एटीट्यूड से भी आप जान सकते हैं कि क्या लर्निंग आउटकम उसके रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, लास्ट ये इम्फेसाइज करते हैं प्रभावी अनुदेशनात्मक योजना के लिए सीखने की घटनाओं की पदानुक्रमित संरचना पर जोर देता है। ये कह रहा है अगर आपने इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शन देने हैं, उसकी कोई प्लानिंग करनी है, तो उसका एक प्रॉपर जो एक प्रकार से ये सोचे प्रॉपर जो ढांचा होता है उसकी वर्णन ये करता है। इफेक्टिव जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है, किस प्रकार अनुदेशन, मतलब निर्देश देने हैं, अनुदेशनात्मक योजना बनानी है, तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं उन पर भी ये जोड़ देता है, ठीक है, हिरार्कियल स्ट्रक्चर पर जोड़ देता है। अभी हमने केवल इतना देखना है, जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज है कौन कौन सी हैं, थोड़ी बहुत पढ़ लिया उसके बारे में। नेक्स्ट
नेक्स्ट सिद्धांत, एटकिंसंस डिसीजन थ्योरेटिकल एनालिटिकल फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग। तो सीखने के अनुकूलन के लिए एटकिंसन का निर्णय सैद्धांतिक विश्लेषण, ये सिद्धांत आया था इसका, सीखने के अनुकूलन के लिए, मतलब सीखने के लिए आप अनुकूल हो रहे हैं उसके लिए एटकिंसन ने क्या दिया था, निर्णय सैद्धांतिक विश्लेषण दिया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका है कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, CAI। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI कंप्यूटर। ठीक है, तो CAI हमने पढ़ना है बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से, मतलब कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शन देता है, टीचर की बजाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है, तो इसको हम पढ़ेंगे CAI, इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है जब हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसका मुख्य रूप से जो है वो गणितीय जो शिक्षण सिद्धांत है उन पर ध्यान ये केंद्रित करता है एटकिंस के अनुसार। ठीक है, ये इसने इसके बारे में बताया था, CAI के बारे में। इसके अलावा proposes four characteristics of an optimal instructional strategy। जो ऑप्टिमल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है, अनुदेशनात्मक रणनीति है, इसके कुल 4 उद्देश्य, 4 विशेषताएं इसने बताई थी। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है क्योंकि इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहता है कि जो भी अनुदेश दिए हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनका क्या है, उद्देश्यों का मापन किया जाना भी बहुत जरूरी है। तो जब ये सिद्धांत पढ़ेंगे, जब इन चीजों को पढ़ेंगे तभी मेंशन करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य मेनली इसने CAI के बारे में बताया था, और गैगनिक की थ्योरी जो है वो लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स पर फोकस करते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या पदानुक्रम होते हैं उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है बच्चों ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत है, ये अनुदेशनात्मक और मानक के रूप में देखते हैं। निर्देश के जो सिद्धांत होते हैं उनको ये कह रहा है प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव के रूप में देखता है, मानकों के रूप में देखता है। ज्ञान या कौशल प्राप्त करने के लिए नियम भी बनाते हैं। ठीक है, अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, स्किल्स की प्राप्ति करनी है, कि ये नियम बनाते हैं और उन नियमों को पालन करना जरूरी है, कहते हैं। इसके अलावा कहता है कि अगर लर्निंग आउटकम को आपने सुधारना है, जो लर्निंग्स है उसको और डेवलप करना है, तो जो लर्निंग थ्योरीज है उनके बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, ये तो थे हमारे ब्रूनर्स की थ्योरी, गैगनीज थ्योरी, एटकिंसन थ्योरी, इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। अब दूसरी है हमारी प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसे कंटिन्यूएशन और डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का ही कंटिन्यूएशन है, शिक्षण का निर्देशनात्मक सिद्धांत या वर्णनात्मक सिद्धांत की निरंतरता भी कहते हैं। तो इसको ईस्टोन और मॉरिस ने इसको ज्यादा सपोर्ट किया था, ईस्टोन और मॉरिस ने। ये कहते हैं 3 प्रकार के जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एनालिसिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग, और तीसरा होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, एक तो एनालिसिस करनी है टीचिंग की, कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, कि उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बच्चा सीखेगा तो उसको क्या किस किस टेक्निक से, किस किस TLM की मदद से पढ़ाया जाएगा। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग अबाउट इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उनके चरों के बारे में। शिक्षण उद्देश्य में आप देखिएगा, जब आप शिक्षण उद्देश्य बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पढ़ाने में। इसके अलावा टीचिंग जो आप उद्देश्य बनाएंगे ना, वो जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें किस प्रकार के बच्चे हैं, क्या उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, स्कूल का माहौल कैसा है, बच्चे का IQ लेवल क्या है, हर एक चीज को देख के आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, मतलब आप निर्धारण करेंगे, निर्णय लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, जो हमने 3 वेरिएबल इसने बताई थी। ठीक है, एक तो एनालिसिस, दूसरा डिसीजन मेकिंग, और तीसरा है इवेल्यूशन। और लास्ट में आप क्या करेंगे, टीचिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसका इवेल्यूशन करेंगे। तो इवेल्यूशन करने के लिए भी क्या होंगे, एक टीचिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी आप सही इवेल्यूशन कर पाएंगे। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, और लास्ट है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है, The normative theory of teaching focuses on establishing standard norms, guideline and effective teaching practices। इसका केवल एक उद्देश्य है, नॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि अगर आपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, शिक्षण को
प्रभावी बनाने हैं तो कुछ मानक निर्धारित करने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे, दिशा निर्देश बनाने पड़ेंगे, तभी टीचिंग को आप इफेक्टिव कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, 4 थ्योरीज हैं, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली थ्योरीज है बच्चों कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये क्या कहता है? दिस थ्योरी फोकसेस हाउ कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्फ्लुएंस लर्निंग। ये कह रहा है किस प्रकार जो हमारी स्मृति होती, मेमोरी है याद करने की, ठीक है, इसके अलावा ध्यान केंद्रित करना अंडरस्टैंडिंग है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो किस प्रकार ये जो कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, ठीक है, संज्ञानात्मक जो हमारा पहलू होता है उसको अफेक्ट करती है। तो उसमें आती इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी आती है। ठीक है, सीखने को दिमाग में जानकारी प्राप्त करने, संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में देखता है। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके अलावा कॉग्निटिव लोड कह रहा है संज्ञानात्मक भार। हो सकता है हर बच्चे की, मैंने बोला था कि कार्यशील स्मृति अलग अलग होती, कुछ बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। इसके अलावा स्कीमा सिद्धांत कहता है कि बेहतर समझ और अवधारणा के लिए नई जानकारी को मौजूदा मानसिक ढांचे में व्यवस्थित करने पर भी जोर देता है। हर बच्चे चीजों को समझ नहीं पाते, मैंने बोला था हर बच्चे समझ नहीं पाते कि उनका मौजूदा कुछ मानसिक ढांचा भी तो होगा। तो क्या बच्चा, हर बच्चे की समझ एक सी होती नहीं होती ना। तो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो बेहतर समझ और अवधारणा के लिए जो उसका मौजूदा मानसिक ढांचा है उसको भी हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। मौजूदा मानसिक मतलब सोचो, अगर उसकी मानसिक स्थिति इतनी नहीं है। देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मानसिक सोच मतलब हमारी मानसिक अवधारणा कुछ अलग होती है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारी मानसिक अवधारणा बदलती जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो उसके मानसिक ढांचे को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन। तो इसमें ये कह रहे हैं शिक्षार्थी को अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होने, विनियमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका काम है, मेटाकॉग्निशन कहता है कि बच्चा खुद से अपने जो मेंटल जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, इसके अलावा मेमोरी लेवल है, ठीक है, इनको डेवलप करना पड़ेगा, उसको खुद समझना पड़ेगा, विनियमितीकरण और प्रोत्साहित भी खुद ही करना पड़ेगा। अपनी समझ की भी उसको निगरानी रखनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो मेटाकॉग्निशन कहता है छात्र स्वयं से जिम्मेदार है, छात्र स्वयं ही क्या करेगा, अपनी सीखने की प्रक्रियाओं के लिए, समझ की प्रक्रियाओं के लिए जागरूक होना उसका जरूरी है। दूसरी थ्योरी है बच्चों थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर, शिक्षण का व्यवहार सिद्धांत। ये तो बहुत जरूरी है, अगर टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसकी टीचिंग तभी इफेक्टिव है जब उसका व्यवहार इफेक्टिव है। तो इसके लिए बच्चों टीचर्स के बिहेव पर ज्यादा फोकस किया जाता है। एक तो क्या है, टीचर स्टूडेंट्स किस तरीके का इंटरेक्शन होना चाहिए, जैसे एक अच्छा मतलब कहते हैं फ्रेंड की तरह होना चाहिए, फैमिली मेंबर की तरह होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन देना है वो स्ट्रेटेजीज इफेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि वो टीचर पढ़ा रहे बच्चे सो रहे हैं ना। इंस्ट्रक्शनल अगर स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं तो डेफिनेटली जो टीचिंग बिहेवियर होगा टीचर का खुद से सही हो जाएगा। इसके अलावा वो टीचर क्लासरूम को किस प्रकार से मैनेज कर रहा है। एक क्लासरूम है, उसमें से 100 बच्चे बैठा दिए, 20 की कैपेसिटी का था, 30 की कैपेसिटी का था, 100 बैठा दिए, वेंटिलेशन नहीं है, तो क्लासरूम मैनेज करना ये भी टीचर का एक वो है। ठीक है, टीचर्स बिहेवियर थ्योरी में ही आती है। ये सब टीचर का ही माना जाता है कि टीचर ने ही कंट्रोल करना है। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये से कह रहा है जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वो कितना कौन कौन से उसके पास स्किल हैं, वो किस तरीके से टीएलएम को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से पढ़ाता है। तो ये भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हम थ्योरी ऑफ टीचर्स बिहेवियर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग में बस आप इतना समझिए, जो साइकोलॉजी के जो भी सिद्धांत हैं, वो जो भी कहता है टीचिंग के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे उसमें मोटिवेशन, कि उसका काम है बच्चे को मोटिवेट करना। जैसे मैं हमेशा क्या करती थी, जब भी क्लासरूम में जाती थी 5 मिनट के लिए बच्चों को मोटिवेट करती थी, कुछ भी ऐसी चीज बताती थी जिससे बच्चों को रियल में लगे कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए जो पियाजे की सिद्धांति है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, इन सब पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग स्टाइल, सीखने की जो शैलियां होती हैं उनमें भी क्या होता है, हर बच्चे में विभेद होता है। लर्निंग स्टाइल हर बच्चे की अलग होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है। और कोई किसी के दिमाग में चीजें लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, लंबे समय तक रहती हैं। तो है ना, सीखने की शैलियां भी अलग अलग होती हैं। तो ये इन सब चीजों का ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुत रोल है। इसके अलावा सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आपको पता है हर जगह अगर आप जाते हैं तो उनके सांस्कृतिक संदर्भ अलग अलग होते हैं। हर जगह आप कुमाऊं में जाओगे, गढ़वाल में जाओगे, यूपी में जाओगे,
असम में जाओगे, सब जगह का कल्चर अलग अलग है। तो ये भी कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करता है, टीचिंग को, जो शिक्षण है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा सोशल, आपको पता है आपकी जो थिंकिंग है वो हो सकता है जो जहां भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उस एरिया के लोगों की ना हो, और उस एरिया के लोगों की होगी तो वो बच्चों की भी होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली भी तैयार नहीं होता है नई चीज सीखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। थर्ड और लास्ट थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो इसमें आ जाते हैं। यह सिद्धांत के एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है जो शिक्षण और सीखने के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करता है। इसमें मतलब शिक्षण के जितने भी सिद्धांत है सारे सिद्धांत बच्चों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे होलिस्टिक अप्रोच है कह रहा, समग्र दृष्टिकोण, शिक्षण और सीखने में संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, ठीक है, भावनात्मक, सामाजिक सभी पहलुओं पर ये विचार करता है कह रहा। इसके जनरल थ्योरी, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए किन किन सिद्धांतों पर, किन किन स्ट्रेटेजी पर जोर देना है वो भी इस पर बात की जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने रिजिड, भाई मैंने व्याख्यान से पढ़ानी है तो मैंने पढ़ाना है, मैंने ये टीएलएम सबको दिखाना है तो क्लासरूम में सबको वही दिखाना है ना। तो ऐसे रिजिड नहीं होना चाहिए, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर बच्चों को उससे समझ नहीं आ रहा तो अचानक आप उसको टीएलएम को या मेथड्स को बदल दें, तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको इसके अलावा क्या है, क्योंकि ये जनरल, इसमें सारी की सारी थ्योरीज इसमें आ जाएंगी जो किसी में आपने नहीं पढ़ी। तो निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक टीचिंग आप कर रहे हैं अगर उसके लर्निंग आउटकम अच्छे नहीं है तो उसका कोई बेहतर नहीं है, हम उसको इफेक्टिव टीचिंग नहीं कहेंगे। तो शिक्षण विधियों में आप क्या कर रहे हैं, आपने लर्निंग आउटकम्स चेक किए और आपने देखा कि बच्चों ने उतना अच्छा नहीं किया, तो शिक्षण विधियों में आप लगातार चेंज करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चेंज करेंगे और चेंज करके आप प्रैक्टिकल करते रह रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को ज्यादा आ सकता है, वो ज्यादा मतलब उसकी समझ विकसित हो रही, चिंता लेवल विकसित हो रहा। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, शिक्षण विधियों को चेंज करेंगे और एक समय ऐसा है कि आप सफल होंगे। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सुधार करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये कुछ हमारे सिद्धांत थे जो हमारी टीचिंग थ्योरी के बारे में मैंने बताया था। कोशिश की है कि शॉर्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, देखिए लिखा बहुत कुछ है लेकिन जो मैंने बोला है वो बहुत लिमिटेड चीजें हैं आपको बताई हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चन भी आने ही है, कुछ ना कुछ तो इसका आना ही है। तो टीचिंग थ्योरीज पूछी जाएंगी तो आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करके जाएं, कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बार बार बोल रही हूँ कि रिस्पॉन्स, वीडियो को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरी वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं कंटिन्यूअसली डेली की डेली वीडियोस जरूर लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।